नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका आज हम लोग जिसमें कि 41 से 60 तक कुछ नए प्रश्न लगाएंगे, कुछ नए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कल किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग नए 20 प्रश्नों के साथ हाजिर हुए हैं। आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्न, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग एमसीक्यू लगा लेंगे इधर, उतना ही आसानी रहेगी हम लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं अपने आज के एमसीक्यू। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो है कि निम्न में से कौन संस्थाओं के विकास में पहला चरण है। विच वन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। किसी इंस्टीट्यूशन या किसी संस्था के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए जो पहला चरण होना चाहिए वो क्या होगा, इसका आपको आंसर देना है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप अपना आंसर अपने मन में बता करके सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। जो आपको सबसे सटीक ऑप्शन लग रहा है आपको उसी को टिक करना है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव या फिर रूढ़ियां। इसका सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है विचारधारा। किसी भी संस्था को डेवलप करने के लिए, किसी भी संस्था को बनाने के लिए जो सबसे मूल चीज़ चाहिए होती है वो हमारी विचारधारा होती है। जब तक हम किसी आइडियोलॉजी को लेकर के नहीं चलते तब तक हमारी कोई भी संस्था नहीं बनाई जा सकती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? आपने संस्कृति पढ़ी होगी। संस्कृति क्या होती है? जो एक जैविक प्राणी से मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने की तरफ प्रेरित करती है। संस्कृति के दो भाग होते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि भौतिक संस्कृति तो बहुत आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो इसके लिए एक टर्म का हम लोग यूज करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको वो टर्म बताना है कि वो टर्म कौन सा है और वो टर्म किसने दिया था। आते हैं अपने 42 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है कि भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? वर्ग एवं नैतिकता, विज्ञान एवं तकनीक, प्रथाएं एवं परंपरा या फिर जन रीतियां। इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही, इसका आंसर है विज्ञान एवं तकनीक, क्योंकि ये हमारी भौतिक संस्कृति है, मटेरियल कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं। मटेरियल कल्चर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, लेट्स मूव। अपने अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है निम्न में से कौन खुली स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? निम्न में से कौन खुली स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? स्तरीकरण व्यवस्था आप सभी ने पढ़ी है। उसमें से दो तरह के स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका खुली स्तरीकरण व्यवस्था की तरफ संकेत करता है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है आपका वर्ग। वर्ग इसका सही जवाब होगा, क्योंकि क्लास जो होता है वो हमारा अर्जित परिस्थिति होता है, उसको हम लोग अपनी काम के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा प्राप्त करते हैं, और जिसमें से हम उसमें से ऊपर या नीचे जा सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ के बदलाव को समझा जा सकता है। फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जाना इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के लिए संकेत करता है, यह आपको बताना है कि जब हम फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मूल्यों में परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन या फिर राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव। अगर आपने चेंज इन स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हैं। मूल्यों में परिवर्तन मतलब चेंज इन वैल्यूज, चेंज इन स्ट्रक्चर या चेंज इन सिस्टम, या फिर चेंज ऑफ द सिस्टम, या फिर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही उत्तर है व्यवस्था का बदलाव, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने सामंतवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मूव ऑन किया है। तो इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा हमारा व्यवस्था का बदलाव या फिर संरचना का परिवर्तन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से समुदाय की विशेषताओं को पहचानिए। आपने समुदाय पढ़ा होगा, आपको इस समुदाय की विशेषताएं बतानी है कि इस समुदाय की कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। समुदाय की विशेषता आपको पता होंगी,
आपको उन्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं? सामूहिक जीवन, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी सदस्यता या फिर निश्चित उद्देश्य। इनमें से कौन सी एक विशेषता है जो कि समुदाय में होती है? बिल्कुल सही जवाब, इसका सही उत्तर है सामूहिक जीवन, क्योंकि समुदाय में हम सभी साथ साथ रहते हैं, किसी भी गांव, किसी भी नगर, किसी भी मोहल्ले में, जिससे कि हम एक समुदाय कहते हैं जो कि एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ निवास करते हैं एक जगह पर, उसे हम सामूहिक जीवन कहते हैं और इन्हीं विशेषताओं से मिलकर के समुदाय बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व श्रम विभाजन की सावयवी एकता का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व श्रम विभाजन की सावयवी एकता, आपने डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा है हमारे डर्कहाइम की थ्योरी में, अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उसे एक बार देखें। डिवीजन ऑफ लेबर में से कौन ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का एक पार्ट नहीं है? ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का पार्ट कौन सा नहीं है? सामूहिक चेतना का कम होता दायरा, क्षतिपूरक कानून, जनसंख्या का कम घनत्व या फिर संरचनात्मक विभेदीकरण। सही ऑप्शन बताना है आपको। बिल्कुल सही, इसका सही ऑप्शन है जनसंख्या का कम घनत्व। क्यों? क्योंकि जब हम यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की तरफ आएंगे तो जनसंख्या तो बढ़ जाएगी, तभी वहां पर हमारा सावयवी एकता का कॉन्सेप्ट लग पाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या का कम घनत्व। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है भूमिका पुंज की अवधारणा किसकी है? रोल सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है ये, फिर चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, फिर चाहे वो आपका नेट का पेपर हो या फिर कोई अन्य एग्जाम ही क्यों ना हो। भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी है? बिल्कुल सही दोस्तों, भूमिका पुंज की जो अवधारणा है वो आर.के. मर्टन ने दी है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने। उन्होंने बताया है कि जब एक व्यक्ति कई सारी भूमिकाएं एक साथ निभाता है तो उसे हम भूमिका पुंज कहते हैं, रोल सेट कहते हैं। बाकी आपको मर्टन से जुड़ी हुई और भी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनका ध्यान रखना है, क्योंकि मर्टन की अवधारणाओं से कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यूजीसी में। हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा इंडियन थिंकर से संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए किस भारतीय विचारक ने अपने सिद्धांत को मार्क्सियोलॉजी का नाम दिया है? संस्कृति एवं व्यक्तित्व को, कल्चर और पर्सनालिटी को समझने के लिए किस भारतीय विचारक ने अपने सिद्धांत को मार्क्सियोलॉजी, या वो कहता है कि मैं मार्क्सवादी नहीं, मैं मार्क्स शास्त्री हूं। निम्न में से ऐसे कौन से चिंतक हैं जो स्वयं को मार्क्स शास्त्री कहना ज्यादा पसंद करते हैं? बताना है आपको। राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास या फिर डी.पी. मुखर्जी। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है डी.पी. मुखर्जी। डी.पी. मुखर्जी हैं, डी.पी. मुखर्जी जी ने स्वयं को मार्क्सवादी कहने की अपेक्षा मार्क्स शास्त्री कहना ज्यादा उचित समझा है और वो स्वयं को मार्क्स शास्त्री मानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है कौन सी समाजशास्त्री अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है? जो सोशल इनइक्वालिटी की हमारी जो डेफिनेशन होती है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सोशल इनइक्वालिटी की कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा चेहरा दिखाई देता है? सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक गतिकी या फिर सामाजिक नियंत्रण। इसका आंसर है सामाजिक स्तरीकरण, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण में भी कहीं ना कहीं हम उनको स्तरों में विभाजित करते हैं और जिसके बाद वो भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक असमानता को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर अपने किए गए अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार, इंडियन फैमिली पर किसकी स्टडी है और कौन फेमस है अपनी इंडियन फैमिली पर स्टडी के लिए? इरावती कर्वे, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार या फिर के.एम. कपाड़िया। आपको इसका आंसर बताना है सही। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ने भारतीय परिवार पर अध्ययन किया है, साथ ही साथ जी.पी. मर्डॉक ने भी भारतीय परिवारों का अध्ययन किया है, जिसमें कि उन्होंने 250 परिवारों पर अध्ययन किया है। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है निम्न में से किसने लघु प्रथा तथा महान प्रथा, लिटिल ट्रेडिशन या फिर ग्रेट ट्रेडिशन की अवधारणा को दिया है?
हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन? मैकिम मैरियट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड या फिर लुइस डुमॉन? इसका सही आंसर बताना है आपको। बिल्कुल सही, इसका आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको कि बाद में कई बड़े लोगों ने इस्तेमाल किया है इंडिया के कॉन्सेप्ट में या फिर और भी कॉन्सेप्ट्स में उसको यूज किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है वेबर की वस्टेहन विधि का उद्देश्य क्या है? जो वेबर की वस्टेहन मेथड हम लोग पढ़ते हैं, उसका बेसिक उद्देश्य क्या है? वेबर का वस्टेहन मेथड आप सभी ने पढ़ा होगा। वेबर का वस्टेहन मेथड क्या कहता है और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों के कृत्यों को स्पष्ट करना, मतलब व्यक्तियों के कार्यों को स्पष्ट करना, या फिर उन कार्यों के पीछे छिपे कारणों को जानना, उनके रीजंस की पता करना, या फिर जो भी एक्टर वो काम कर रहा है उसकी निर्वचनात्मक समझ या फिर उसकी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, या फिर उन कार्यों के जरिए कार्य कारण समझ विकसित करना। सही ऑप्शन बताना है आपको। सभी ऑप्शन एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई एक ऑप्शन ही उनमें सबसे अप्रोप्रिएट होता है एंड यू ऑलवेज गो फॉर दैट। आपको हमेशा उसी ऑप्शन की तरफ जाना है जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ओके, व्यक्तियों के कृत्यों को स्पष्ट करना, कृत्यों के कारणों को पहचानना, कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ या इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, या फिर उन कार्यों के जरिए संबंधों की कार्य कारण समझ विकसित करना। बिल्कुल सही समझा आपने। इसका सही आंसर है कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ। जब हम किसी कर्ता के जो उसके एक्शंस होते हैं उसको उसी की जगह पर जाकर के जब हम समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें ज़्यादा अच्छे से हमें उसके प्रति समझ डेवलप कर पाने में सक्षम होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है समाज की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया था? समाज की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए किसने सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सबसे पहले बताना है कि किसने सोशल स्ट्रक्चर का यूज किया था। सोशल स्ट्रक्चर का यूज किसने किया था? आप सब जानते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल स्ट्रक्चर की अवधारणा का इस्तेमाल किया था। सोशल स्ट्रक्चर की अवधारणा का सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था और बताया था किस तरह से सामाजिक उद्विकास और जैविक उद्विकास की थ्योरी को उन्होंने रिलेट करके समझाया था। आप सभी ने पढ़ी होगी। हर्बर्ट स्पेंसर की एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं मानी जाती है? which one is not a characteristic of capitalistic society या फिर कैपिटलिज्म? आपको ऑप्शन है मुक्त बाजार कारोबार, लाभ का अधिकतमीकरण या फिर लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, मुक्त श्रम या फिर निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं एक बार। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म? पहला है जिसमें मुक्त बाजार कारोबार, फ्री मार्केट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, या फिर फ्री लेबर, या फिर फ्री लेबर का मतलब यहाँ पर बिना किसी उसके आधिपत्य के है। और चौथा ऑप्शन है आपका कि प्राइवेट सेक्टर्स पर पब्लिक का आधिपत्य हो जाना। ठीक है, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सही ऑप्शन है आपका निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन पर अगर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व हो जाएगा तो फिर वो समाजवाद के अंतर्गत आ जाएगा, ना कि पूंजीवाद के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो चौथा ऑप्शन है वो पूंजीवाद की एक विशेषता नहीं मानी जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रमिक संघ, जो ट्रेड यूनियन होते हैं, जो हमारे श्रमिक संघ होते हैं, जो श्रमिकों के हित की बात करते हैं, उन्हें हम निम्नलिखित में से किससे संबोधित करेंगे? श्रमिक संघ निम्न में से किससे संबंधित हैं, या फिर उन्हें हम किससे संबोधित करेंगे? एक व्यवसायिक समूह के रूप में, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर या दबाव समूह के तौर पर, एक सहकारी समूह के तौर पर, या फिर एक पारिवारिक समूह के रूप में? एक व्यवसायिक समूह के रूप में, दबाव समूह के रूप में, सहकारी समूह के रूप में, या फिर एक पारिवारिक समूह के रूप में? जो आपके श्रमिक संघ होते हैं, जो श्रमिकों की एक यूनियन बन जाती है, एक व्यापारियों की यूनियन बन जाती है, कर्मचारियों की यूनियन बन जाती है, जिसे हम लोग
लेबर यूनियन भी कहते हैं, वो निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आएगा? वो एक दबाव समूह होता है, क्योंकि वो जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं उन पर दबाव बनाने का काम करता है, और जिनके माध्यम से श्रमिक, जब किसी की मजदूर की बात नहीं सुनी जाती तो वो उस श्रमिक संघ के पास जाता है और उससे अपनी बात के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक दबाव समूह के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न स्टैटिस्टिक्स से है। केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में, जो सेंट्रल टेंडेंसी आप पढ़ते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को, यानी मोड, बहुलक को हम लोग मोड कहते हैं, हम लोग किस रूप में समझ सकते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को कैसे समझा जा सकता है? न्यूनतम प्रायिक मूल्य, मध्य मूल्य, सर्वाधिक प्रायिक मूल्य, या फिर कुल प्रायिकता में से अधिकांश? जो सबसे कम जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर जो मीडियन वैल्यू होगी उसको, या फिर जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगा उसको, या फिर टोटल प्रोबेबल वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको? बहुत ही आसान सवाल है, बस एक हल्की सी ट्रिक लगानी है आपको और आप उसको समझ जाएंगे। बहुलक किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि बहुलक वही होता है जो कि किसी संख्या में बार बार आता है, किसी भी सीरीज में बार बार आता है, उसे हम बहुलक कह देते हैं। तो मतलब जो सर्वाधिक प्रायिक मूल्य होता है हमारा, जो बार बार आने की जिसकी संभावना होती है, उसे हम लोग सर्वाधिक प्रायिक मूल्य या फिर हम लोग बहुलक के रूप में उसे समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही चर्चित किताब है, बहुत ही प्रश्न आते हैं इसके अक्सर करके। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में किस विधि का प्रयोग किया गया है? कौन सा मेथड यूज किया गया है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी की स्टडी करने के लिए? इंटरव्यू मेथड, केस स्टडी मेथड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या फिर क्वेश्चनर? इन चारों में से साक्षात्कार विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, प्रतिभागी अवलोकन या फिर सहभागी अवलोकन, या फिर प्रश्नावली विधि, इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। बिल्कुल सही, इसका सही ऑप्शन है सहभागी अवलोकन या फिर प्रतिभागी अवलोकन, जिसे हम लोग इंग्लिश में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो अपने शोध का जो उसका हिस्सा होता है उसके साथ ही रहता है और उसी की डे टू डे की जो कन्वर्सेशन होती हैं, जो एक्शंस होती हैं, उनको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिभागी या सहभागी अवलोकन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोल कन्फ्लिक्ट या भूमिका संघर्ष का एक एग्जाम्पल है? भूमिका संघर्ष किसे कहते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आप उसको पढ़िएगा आज। भूमिका संघर्ष का निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण है? कार्यरत माँ, कार्यरत पिता, या फिर एक पुजारी जो कि नेता है, और पति जो कि बहुत ज्यादा बदमाश है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है कार्यरत माँ। एक माँ जो कि वर्किंग है, कार्यरत से मतलब उसका वर्किंग होगा। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में ये चीज दिक्कतें नहीं आती, हालांकि हिंदी में आपको उसे समझना पड़ता है। कार्यरत माँ से मतलब जो एक वर्किंग वुमेन है, उसको बाहर की जिम्मेदारियां भी संभालनी है और उसे एक अपने बच्चों का लालन पालन भी या फिर पालन पोषण भी करना है। तो ये एक रोल कन्फ्लिक्ट का एक उदाहरण आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने कुछ रोल असाइन कर दिए हैं ना सभी को, कि बच्चे पालना माँ का काम है, बाहर जाकर के कमाना पुरुषों का काम है। इस तरह से जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो हमारा उसमें देखा जाएगा, है ना। तो भूमिका संघर्ष का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? वर्किंग वुमेन या वर्किंग मदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विचार संस्कृताइजेशन की तरफ संकेत करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार संस्कृताइजेशन की तरफ संकेत करता है? संस्कृतिकरण किसे, संस्कृतिकरण की तरफ कौन इंगित करता है? ऊंची परिस्थिति बनाने का दावा करना, ऊंची जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करना, नए कर्मकांड एवं प्रथाओं का अनुकूलन करना, या फिर समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता का होना। हाई प्रेस्टीज अपने को हाई प्रेस्टीज का बताना, या फिर जो हाई प्रेस्टीज के लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, या फिर नए तरह के जो न्यू रिचुअल्स एंड न्यू कस्टम्स हैं उनको अडॉप्ट करना, या फिर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का करना। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये आपको बताना है।
इसका सही आंसर है ऊंची जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करना, क्योंकि एम एन श्रीनिवास का जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें वो बताते हैं कि जो निम्न जातियां होती हैं, जो कि समाज में निम्न तबके की जातियां होती हैं, वो ऊंची जातियों का लाइफस्टाइल अपनाने लगती हैं, जिसे कि संस्कृतिकरण कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। रेडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया शब्द का यूज कहां किया है? साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया के साथ साथ जो दो टर्म बताए हैं, यूनोमिया और डिस्नोमिया, उसका क्या मतलब है। आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूनोमिया और डिस्नोमिया क्या होता है। आपको बताना है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने जो यूफोरिया टर्म का यूज किया है, ये किस ऑप्शन में फिट बैठता है? एक संतुलन के रूप में, एक अक्रम के रूप में, एक सामाजिक कल्याण के रूप में, या फिर एक सामाजिक उमड़ के रूप में? इसका सही आंसर है दोस्तों एक सामाजिक कल्याण के रूप में। सामाजिक कल्याण के रूप में इसका यूज किया है। सामाजिक कल्याण से यहाँ पर हमारा मतलब यह है कि रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि जब समाज में सामाजिक अवस्था होती है तो उसे हम यूनोमिया कहते हैं, और उन्हीं में जो तात्कालिक संबंध होते हैं, जो उस टाइम के रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कि एक बेनिफिशियल साबित होते हैं सोसाइटी के लिए, उन्हें हम यूफोरिया कह करके बुलाते हैं, उन्हें हम यूफोरिया कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आज के 20 प्रश्न थे। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे आपको समझ में आए होंगे। आपको साथ ही साथ इन प्रश्नों के ऑप्शंस को भी एक बार देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, और भी इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होंगे उन्हें एक बार अगर आप समझ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दिन बहुत कम बचे हैं, तो इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके तब तक के लिए तैयारी करिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।